नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और चर्चा का विषय कुछ अनोखा है। कोई शास्त्र का नॉलेज तो नहीं है, एक अपने दिमाग की उपज है। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी और अपने अनुभव आप शेयर करेंगे कि ऐसा होता है या आपने इस तरीके के चार्ट्स देखे। तो सबसे पहले कुंडली को दो भागों में विभाजित करिए। फर्स्ट से सेवेंथ हाउस और एट्थ से ट्वेल्थ हाउस। प्रथम भाव से सप्तम भाव तक और अष्टम से द्वादश तक। लाइफ जो स्टार्ट होती है ना, वो मेष राशि से होती है। आप एकाकी होते हैं, यू आर बॉर्न। फिर आप रिसोर्स की तरफ, फूड्स, रिसोर्स, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए। फिर आप इंफॉर्मेशंस गैदर करते हो लाइफ की। जेमिनाई, द लाइफ गोज ऑन इन जेमिनाई इंफॉर्मेशन, यू गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बुध इंक्विजिटिव होते हैं आप। उसके बाद लाइफ कर्क पे आती है, घर बनाते हैं, सेटल होते हैं। उसके बाद एक ये फर्स्ट स्टेज है। एक सेकंड स्टेज चालू होता है कि जब आप का बच्चा होता है, आपने काफी कुछ फर्स्ट से फोर्थ हाउस तक के जो स्ट्रगल है वो आप पूरे कर चुके होते हैं। उसके बाद बच्चा होता है, ही इज लिविंग अ गुड लाइफ बिकॉज ऑफ यू, कि आपने बहुत कुछ करके दिया है। नौकर चाकर, छठा भाव। सप्तम भाव पब्लिक लाइफ। अब अष्टम भाव आता है और अष्टम भाव चीजों को एकदम ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध की स्टोरी आप देखिए कि वो मार्केट में गए, लोगों के बीच गए और उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा, लोगों के बीच जाना, साइन लिब्रा, बुढ़ापा, बीमारी, शनि का एग्जॉल्टेशन। उसके बाद वो आ गए अष्टम भाव की तरफ और पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। एक राजा जिसका सफर, एक प्रिंस, राजकुमार जिसका सफर पंचम भाव से स्टार्ट हुआ था, उनके पिताजी एक राजा थे, और वो सप्तम भाव पे आता है। उसके बाद अष्टम भाव पे चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं उनके लिए। अब एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है अष्टम भाव के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। नवम भाव, आध्यात्म का रास्ता खुलता है और आप उस पर चलना चालू करते हैं। उसके बाद 10वें भाव पे पहुंचते हैं, कर्म के भाव पे पहुंचते हैं। तो गीता का सबसे बड़ा फिलॉसफी है निष्काम कर्म। 11वां घर नैसर्गिक कुंडली में बाधक भी बोला गया और वहां से फल भी मिलते हैं। फलों की इच्छा बहुत की, फल के चक्कर में रह गए, तो फिर 10वें से 12वें पर नहीं पहुंच पाए। बीच का जो बाधक है उसने रोका और दोबारा आप, चाहे फर्स्ट से फोर्थ की साइकिल में, चाहे फिफ्थ से सेवेंथ की साइकिल में, आप कहीं एक जगह रिवॉर्ड होते हैं। ये बाधा जिसने क्रॉस करी वो 12वें घर तक पहुंचा और मोक्ष के भाव तक पहुंचा। अब हम लोग तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि मोक्ष होता है, बाकी तो रियलिटीज जिनको मिला है वही जानते हैं। इसलिए मैं हॉरोस्कोप को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक फर्स्ट से सेवेंथ हाउस, एक एट्थ हाउस, एक ट्वेल्थ हाउस। आप देखिए ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट से सेवेंथ हाउस पूरा मटेरियल साइड दिखाता है और एट्थ से ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के ट्वेल्थ फिलोसॉफिकल साइड दिखाता है लाइफ की, आध्यात्मिक। एक है भौतिक, एक से लेकर के सप्तम, और एक है आध्यात्मिक। आप देखिए कि दो गुरु हैं,
एक है शुक्राचार्य, एक है बृहस्पति। 1 से सप्तम भाव के जो गुरु बनते हैं वो है शुक्र, और अष्टम भाव से द्वादश भाव के जो गुरु बनते हैं वो गुरु बृहस्पति स्वयं। तो लाइफ का बहुत एक चुनाव होता है कि मैं अगर अपनी लाइफ 1st से 7th में ही जी रहा हूं तो हमें शुक्राचार्य के पथ पे चलना है, और अगर हम अष्टम से द्वादश के तरफ जी रहे हैं तो हमें गुरु बृहस्पति को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये गुरु दोनों जगह के सेपरेट हैं, क्लियर आइडियोलॉजी है कि हमें करना क्या है। अब एक और बात का ध्यान दीजिए कि शुक्र जो 1st से सप्तम के गुरु हैं, उनकी दोनों राशियां, एक द्वितीय एक सप्तम में पड़ती है, वो उच्च के होते हैं राइट हैंड साइड में मीन राशि में, और गुरु जिनका की डोमेन 8th से 12th का है वो उच्च के होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में माने कर्क राशि में। कितना बड़ा संदेश है ये कि पाइसिस जिसको कि एग्जॉल्टेशन ऑफ शुक्र, इसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में मत समझिए। ये दिखाता है जब तक ये मटेरियलिज्म को छोड़ा नहीं जाएगा आप कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। शुक्र आपके सारे अटैचमेंट दिखाता है, जिन भी चीजों से आप अटैच्ड हैं वो सब शुक्र दिखाता है। तो जब तक आप अटैचमेंट को नहीं छोड़ते तब तक आपका कोई मोक्ष संभव नहीं है। और गुरु वो उच्च के होते हैं कर्क में, लेफ्ट हैंड साइड में, जहां मटेरियल दुनिया चलती। हृदय परिवर्तन, और जब तक आप हृदय से साफ नहीं होते कोई मोक्ष नहीं होता। अब मैं यहां पे एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं। हिंट ये है कि स्टेज ऑफ इवोल्यूशन अगर आपको देखनी है तो देखिए 1st से 7th में ज्यादा ग्रह है या 8th से 12th के बीच में ज्यादा ग्रह है, किस साइड पलड़ा भारी है, किस साइड ऑफ इवोल्यूशन में आप आते हैं। अगर 1st से 7th है, लाइफ पूरी मटेरियलिस्टिक ही डिजायर से भरी हुई है, तो बखूब ही शुक्राचार्य का सहयोग लें और मटेरियलिज्म उनके द्वारा दिया जाएगा। और अगर राइट हैंड साइड में सारे ग्रह का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो गुरु। अपनी अपनी चीजें चुनने के लिए नेचर ने बता रखा है कि यू कैन चूज व्हाट यू विश टू, सो दैट इज हाउ इट इज। और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, बृहस्पति देवों के गुरु थे। आप देखिए जो असुर या दैत्य हमेशा पावर मॉन्गरिंग, हंग्री फॉर वेल्थ, ये सब था, वेरस देव ऑलवेज यूज्ड टू बी डिफेंसिव, डिफेंस कर रहे हैं, और आध्यात्म की तरफ भी काफी वो है, यज्ञ अनुष्ठान इसलिए हो रहे हैं उधर। तो दोनों का एजेंडा भी एकदम वो क्लियर है। लोग कहते हैं कि जो ज्यादा पाप कर रहा है वो बहुत सुखी है, क्राइम करके भी पैसा कमा रहा है, लेकिन रुतबा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। सो रास्ते क्लियर है कि आप ले कौन सा रास्ता रहे हो। आप शुक्राचार्य का रास्ता ले रहे हो कि आप देवगुरु बृहस्पति का रास्ता। यू हैव टू चूज, और जो आप चूज करते हैं उस हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं। तो ये एक आइडिया था कि बाइफर्गेशन ऑफ द जोडियक, 2 जोडियक और 2 गुरु, इनका आपस में क्या लेना देना है, और मेरी अपनी विचारधारा इस 2 पलरों को लेकर के क्या है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते, जय श्री राम।